आज बेसिकली मैंने कल भी डिस्कस ये बात हुई थी कि डेवलपमेंट ऑफ मेथड जो है ना वो एक जनरल टॉपिक है, और जाहिर है उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आ सकती हैं फील्ड टू फील्ड। उसके अंदर जो है ना वो जो है ना वो स्टेप्स वेरी कर सकते हैं। हमने उसको थोड़ा सा एक उसका ओवरव्यू लिया था विद रेफरेंस टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है कि फर्ज करें केमिस्ट्री में या एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब हम कोई मेथड डेवलप करेंगे तो उसके लिए हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। वो एक रफ स्टेप से मतलब एक जनरल एक डिस्कशन थी। उसमें हमने कोई मतलब इतनी ज्यादा डिटेल्स उसमें नहीं थी पड़ी। अब उसमें से कुछ चीजें जो या कुछ स्टेप ऐसे हैं जिनकी जो ना वो हम डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सही है। उनमें सबसे पहला है ऑप्टिमाइजिंग द मेथड। ठीक है। जो वर्ड है ऑप्टिमाइजिंग का उसका मतलब क्या है, उससे पहले जो है ना हाँ, ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है आपके ऑप्टिमम का लफ्ज आपने बड़े ये जो ना वो सुना हुआ है ऑप्टिमम और ऑप्टिमाइज करना, क्या मतलब होता है इसका? जी जी बताएं। फायजा। ऑप्टिमम यानी कोई स्पेसिफिक हो जाना। स्पेसिफिक किस लिए सर स्पेसिफिक? ये ना जैसे फायजा आपकी आवाज सर कट किसी रही। जैसे ऑप्टिमम का तो मतलब यही होता है ना। जी जी अब बताएं, आप सही आ रही है। सर जैसे देखिए इंजाइम तो हाँ जी जी इंजाइम जैसे होते हैं। इंजाइम्स होते हैं तो वो फास्ट टेम्परेचर पे या पीएच पे काम करते हैं तो वो जी तो उसकी जो फास्ट रेंज होती है उसको हम वो ऑप्टिमम कहते अच्छा, हैं ना। मुझे कह रहे हैं कि इंजाइम जो है वो एक खास पीएच पे काम करते हैं, क्या ऐसा ही है? कोई हम लोग ने कहा कि इंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है तो वो एक खास टेम्परेचर पे काम करते हैं। क्या मैं ये वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, क्या बात ऐसे ही है या आप कोई और इसके बारे में कमेंट करें इस बात के बारे में या ऑप्टिमम को मजीद कोई डिस्क्राइब करना चाहता है तो वो करे। एक जनरल टर्म है, कोई मतलब कोई साइंस इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो फर्स्ट जी जी जी। जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव बेसिकली आता है वो यही आता है कि को स्टैंडर्ड कंडीशन के लिहाज से इसको ना हम लोग वेरीफाई करते हैं। अपना जो मेथड हम लोग डेवलप कर रहे हैं हम्म। कि उसको किसी खास एक रेंज के तौर पे हम लोग लेके जा रहे हैं उस स्टैंडर्ड के ऊपर कि इतनी रेंज के लिए ये हमारे पास वैलिड हो सकता है, मेथड इस सेंस में हो सकता है ऑप्टिमाइज। अच्छा, ऑप्टिमाइज का जो वर्ड है ना ऑप्टिमम का या जो ऑप्टिमाइज का वर्ड है उसका बेसिकली मतलब होता है बेस्ट। ठीक है, आप उसको बेस्ट के सेंस में ले सकते हैं, बेहतरीन। जब हम इंजाइम की बात करते हैं कि इंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है तो उसमें हमारी ये मुराद होती है कि उस टेम्परेचर पर इंजाइम की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, बेस्ट होती है, काम करने की जो ना उसकी सलाहियत सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। तो सबसे मौजूद जिसको हम कहते हैं ना, ऑप्टिमम का उर्दू जो तर्जमा है ना वो मौजूद होता है, सबसे ज्यादा जो सूट करता है। और सूट करने का मतलब यही होता है कि भाई जो सबसे ज्यादा आउटपुट देगा। तो ऑप्टिमम का बेसिकली जो वर्ड है ऑप्टिमाइजिंग या ऑप्टिमम का मतलब होता है कि वो कंडीशंस जिनमें कोई भी चीज सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है, सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है, उसको हम ऑप्टिमम जो ना वो कंडीशंस बोलते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हमने किसी चीज को किसी चीज के लिए उन कंडीशंस को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो हमारे पास मेथड है ना, तो मेथड के लिए हमने वो कंडीशंस फाइंड आउट करनी है जिनमें वो मेथड जो है वो बेस्ट परफॉर्म करे और वो सबसे अच्छे रिजल्ट दे, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो, उसकी प्रिसीजन ज्यादा हो, उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज्यादा हो, उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा हो, उसके अंदर जो है ना वो एरर कम से कम हो। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो बहरहाल ऑप्टिमाइजिंग की तरफ जाने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। स्टैंडर्ड मेथड कल भी हमने पढ़ा था कि भाई एक ऐसा मेथड जो एक एक्सेप्टेबल रिजल्ट दे, जिसके रिजल्ट्स पे हम भरोसा कर सके, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेथड। रिस्पॉन्स होता है कि किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी जो हम मैयर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम जो ना वो एक सबसे सादा एग्जांपल होती है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम जो है वो मैयर करते हैं जी एब्जॉर्बेंस। ठीक है, फर्ज करें इधर से आप लाइट इसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं किसी चीज के ऊपर। ठीक है, ये लाइट की रेडिएशंस आ रही हैं, डिफरेंट रेडिएशंस, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट आ रही है। ठीक है, और जब इसमें से गुजर के जाएगी, ठीक है, तो वो उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, कुछ जो है वो नहीं एब्जॉर्ब हुई। तो आप जब अब्जॉर्प्शन को चेक कर रहे हैं कि कितनी एब्जॉर्ब हुई है कितनी नहीं हुई, आगे आपने एक डिटेक्टर लगाया हुआ है डी वाला। ठीक है, तो ये आपका एक रिस्पॉन्स है अब्जॉर्प्शन।
ठीक है। किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर रहे होते हैं वो एक उसका रिस्पॉन्स है। अगर आप पीएच मेजर कर रहे हैं तो पीएच एक रिस्पॉन्स है। अगर आप जो है वो उसका क्या उसे कहते हैं मैस मेजर कर रहे हैं तो मैस रिस्पॉन्स है, जैसे थर्मोग्रेविमेट्री वगैरह में होता है। अगर आप उसकी जो ना वो क्वांटिटी को देख रहे हैं तो वो उसका रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, जिसका जिसका आपके साथ कंसर्न है। ठीक है। फैक्टर क्या होता है जी? फैक्टर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस रिस्पॉन्स को चेंज कर सकती है या जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पर जो है ना वो इसकी एब्जॉर्प्शन की मिसाल ले लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन को जब हम मेजर करते हैं तो हम बियर लैम्बर्ट्स लॉ यूज करते हैं। ये मैंने सिंपल सा बियर लैम्बर्ट्स लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ में आपको पता है कि बियर लैम्बर्ट्स लॉ में जो ए है एब्जॉर्बेंस, ये हमारा रिस्पॉन्स है। ठीक है। लेकिन ये जो अब्जॉर्बेंस है किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो ये मोलर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रही है, चले ये भी कांस्टेंट है, फर्ज करिए हम कहते हैं ये कांस्टेंट है। ठीक है। और कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, तो कंसंट्रेशन एक फैक्टर है। ठीक है। और जो अब्जॉर्प्शन है वो लेंथ, पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रही है, तो पाथ लेंथ भी क्या है? एक फैक्टर है। ठीक है। तो फैक्टर वो वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, कंसंट्रेशन एक प्रॉपर्टी है, पाथ लेंथ उस सिस्टम, आपको पता है सिस्टम की डेफिनेशन आपने एफएससी में बचपन में पढ़ी हुई है कि एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम। ठीक है। कि जो भी चीज आपके जो ना वो एक्सपेरिमेंट में है या जो ऑब्जर्वेशन में है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या करते हैं? फैक्टर्स को चेंज करें तो फैक्टर्स जो है ना वो रिस्पॉन्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, अगर कोई हो सकता है कोई चीज फैक्टर हो कोई चीज ना हो। ठीक है। फैक्टर वो चीज होगी जो रिस्पॉन्स को चेंज करती है, अगर कोई चीज रिस्पॉन्स को चेंज नहीं करती तो इट्स नॉट अ फैक्टर। ठीक है। उसके बाद फैक्टर लेवल। फैक्टर लेवल फैक्टर की वैल्यू होती है कि भाई कितना कंसंट्रेशन कितनी है तो रिस्पॉन्स कितना है, लेंथ कितनी होगी तो रिस्पॉन्स कितना होगा, पाथ लेंथ। ठीक है। जब मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है कि वहां उससे मुराद होती है पाथ लेंथ, ये वाली, ये जो मैं पिंक लाइन लगाऊंगा यहाँ पे, ये पाथ लेंथ है जिसमें से हम अब्जॉर्बेंस को मेजर कर रहे हैं, ये वाली लेंथ है। ठीक है। ये सेल पे डिपेंड करती है, उसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो सेल होता है ये भी फिक्स होती है आमतौर पे, तो हम कंसंट्रेशन को ही कर लेते हैं। ठीक है। तो बहरहाल ये जो चीजें हैं अगर हम इन दोनों चीजों को फिक्स कर दें, कंसंट्रेशन को, लेंथ को, तो फिर मोलर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पे अब्जॉर्बेंस डिपेंड करेगी, तो वो भी एक क्या होगा? फैक्टर कहलाएगा। तो ये चंद डेफिनेशन हैं, ये चंद लफ्ज हैं जो हम आगे यूज करेंगे जिसकी वजह से इनको पढ़ना यहाँ पे हमने एक बाय द वे जो है ना वो एक डिस्कस कर लिया। अच्छा जी। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है जी? कि ऑप्टिमाइजेशन करते क्यों है? हमने एक स्टैंडर्ड मेथड बनाना है, और स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है? जिसके रिजल्ट एक्सेप्टेबल हो। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि वही बात जो मैंने की है कि इसका मतलब होता है कि सबसे बेस्ट कंडीशंस फाइंड आउट करना। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपने बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है फैक्टर लेवल का। फैक्टर लेवल आपको पता है उसकी वैल्यू होती है फैक्टर की। मिसाल के तौर पर हाँ, तो इसमें हमारा कंसर्न होता है मैक्सिमम रिस्पांस कहाँ पे आता है या मिनिमम रिस्पांस कहाँ पे आता है। कुछ केसेस में वो हम अभी डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी मिसाल, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ आपके सामने लैम्डा मैक्स का। हम ना एक बड़ा सादा सा प्रैक्टिकल होता है कि हम लैम्डा मैक्स फाइंड आउट करते हैं। आजकल तो मतलब जाहिर है वो इंस्ट्रूमेंट ही करके दे देता हमें। करना क्या होता है कि हमने एक सैंपल लेना है। ठीक है। एक सैंपल लिया, उस सैंपल को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा जी। वहीद, हाँ जी वहीद। सर बेस्ट कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है? बेस्ट कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है? मैं उस तरफ आ रहा हूँ अभी। ठीक है। बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि देखिए फर्ज करें आपके पास कंसंट्रेशन है, आपके पास जो है वो, मैं इसी को एक्सप्लेन करने लगा हूँ अभी इस ग्राफ के जरिए उसके बाद में। अच्छा, मैंने आपको मिसाल दी है कि फर्ज करें आपके पास कोई कंपाउंड है ए, ओके सर। और आपने इसके लिए ऑप्टिमम जो है ना वो कंडीशंस क्या आपने चेक करना है। कि ये देखिए ना, आपको पता है कि जो यूवी विजिबल के ग्राफ होते हैं ये बड़ी ब्रॉड इस तरह के ग्राफ होते हैं। ठीक है ना। ये आपके सामने पहाड़ सा बना हुआ है। इस पहाड़ का मतलब क्या है कि ये इस सारी रेंज में एब्जॉर्प्शन दे रहा है। फर्ज करें यहाँ पे जो ना वो रेंज ये 200 से शुरू हो रही है, फर्ज करें। ठीक है। 200 से शुरू हो रही है, तो वो 200 से लेके और लेट्स सपोज ये 800 तक जा रही है या 600 तक जा रही है, तो 200 से लेके 800 तक वो अब्जॉर्प्शन दे रहा है, हर वेवलेंथ पे अब्जॉर्प्शन दे रहा है। ठीक है। हमने एक ऐसी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है जहां पे उसका जो ना वो अब्जॉर्बेंस मैक्सिमम हो। ठीक है। अब यहाँ पे ना हमारे पास फैक्टर है वेवलेंथ लैम्डा।
ये हमारे पास फैक्टर है। वेवलेंथ हम चेंज कर रहे हैं, ये देखें जब आप वेवलेंथ चेंज करें, ये एक्स एक्सिस पे आपने वेवलेंथ ली हुई है और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस है। आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज हो रही है एब्जॉर्बेंस पे असर पड़ रहा है, कभी ज्यादा हो रही है, ये ज्यादा होते होते फिर कम हुई, फिर वेवलेंथ ज्यादा हुई है, फिर दो पर देखें आपको ये मैंने यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, अब्जॉर्बेंस कम या ज्यादा हो रही है वेवलेंथ चेंज करने से, और यहाँ पे आते आते मिनिमम अब्जॉर्बेंस हो गई है। तो ये अब्जॉर्बेंस में जो चेंज आ रहा है वेवलेंथ में, इसमें हमें एक चीज नजर आ रही है कि जो 471 नैनोमीटर की वेवलेंथ है ना, ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है इस वेवलेंथ पे, ठीक है ना। यहाँ पे रिस्पॉन्स मैक्सिमम है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स आपको पता है वो हम चीज है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होने की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्स मैक्सिमम है। तो फैक्टर्स चेंज करने से हमने ये फाइंड आउट किया कि किस फैक्टर की वैल्यू क्या हो, फैक्टर का लेवल क्या हो कि रिस्पॉन्स मैक्सिमम होगा। फैक्टर का लेवल अगर 471 हो तो रिस्पॉन्स मैक्सिमम होगा। तो इट मींस अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है अब्जॉर्बेंस का इस कंपाउंड के साथ, जिस कंपाउंड का नाम ए है, ठीक है, तो हम हमेशा इसकी लैम्डा मैक्स पे अब्जॉर्बेंस जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे वेवलेंथ, और उसके साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लैम्डा मैक्स जो 471 नैनोमीटर है, यहाँ पे इसकी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जितनी ज्यादा से ज्यादा होती है यहाँ पे हो सकती है, इससे ज्यादा अब्जॉर्बेंस इसके ये कंपाउंड नहीं देता किसी और वेवलेंथ पे, ठीक है। तो ये हमने एक फाइंड आउट कर लिया कि भाई जब भी हमने ए की अब्जॉर्बेंस चेक करनी है ना, ए के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, ए की कैरेक्टराइजेशन करनी है, तो हमने वेवलेंथ कौन सी लेनी है 471 नैनोमीटर की। ये जो 471 नैनोमीटर ये फैक्टर लेवल है, ठीक है, या ये जो ना वो है फैक्टर लेवल का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे चूंकि एक ही फैक्टर था, सिर्फ वेवलेंथ थी और कोई चीज नहीं थी इन्वॉल्व, तो यहाँ पे हमने बस एक ही जो ना उसका बेस्ट रिस्पॉन्स चेक कर लिया कि कहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो फिर ये हमने इसको ऑप्टिमाइज कर लिया। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि किस वेवलेंथ पे इसका रिस्पांस मैक्सिमम होता है। तो मैं बात ही कर रहा था कि भाई देखिए हमारा ऑप्टिमाइजेशन में मकसद होता है कि मैक्सिमम रिस्पांस कहाँ पे आता है आमतौर पे, या कई दफा हमारी कोशिश होती है कि मिनिमम रिस्पांस आए। मिनिमम रिस्पांस किस केस में होता है, जहाँ पे एरर वगैरह के चांसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे परसेंटेज एरर होता है। परसेंटेज एरर आपने टाइप्स ऑफ एरर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि परसेंटेज एरर होता है कि जो प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा मिकदार हम बढ़ाते जाते हैं या जितना ज्यादा रिस्पांस बढ़ता जाता है, एरर की परसेंटेज भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें ये 3 वैल्यूज हैं और इसमें जो एरर है वो फर्ज करें मैं कह रहा हूँ जी के 2% है, ठीक है, इसमें जो है ना वो एरर 3% है, और जो है ना वो इसमें एरर जो है वो 1.5% है, सही है। तो वो नजर आ रहा है कि भाई जितनी हम वेवलेंथ ज्यादा कर रहे हैं ना उतना एरर भी ज्यादा हो रहा है। तो फिर हम ऐसी वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे रिस्पांस मिनिमम होगा। मिनिमम रिस्पांस का मतलब ये होगा कि उसमें एरर भी क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन सर अगर हम अब्जॉर्बेंस की जगह पे ट्रांसमिटेंस को लें तो वो मैक्सिमम रिस्पांस में आएगी या जहाँ पे एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होती है वहां पे ट्रांसमिटेंस मिनिमम होती है, ठीक है ना, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, वो उलट हो जाएगा ग्राफ उसकी पीक या तो उसको हम लोग मिनिमम 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 रिस्पांस में लेंगे ना उसे, या मैक्सिमम में? इसको ट्रांसमिटेंस की पीक उल्ट हो जाएगी, इसके मतलब उसका जो लोअर पॉइंट है वो मैक्सिमम को शो कर रहा होगा ट्रांसमिटेंस को। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जाहिर है कि जो बेसिकली जो ट्रांसमिटेंस का ग्राफ होता है ना उसमें भी हम अब्जॉर्प्शन ही ले रहे होते हैं, सही है ना। और अब्जॉर्बेंस मैक्सिमम वहां पे होती है जहाँ पे ट्रांसमिटेंस मिनिमम होती है। ट्रांसमिटेंस मिनिमम का मतलब वो जो लोअर वाली पीक होती है ना, जो लोअर होती है, ये यहाँ पे अब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होती है और ट्रांसमिटेंस मिनिमम होती है। बात समझ रहे हैं ना। आईआर में हम चेक अब्जॉर्बेंस ही चेक कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको लेते जो है ना वो ट्रांसमिटेंस के सेंस में है, सही है ना। और उसमें कोई इतना फर्क नहीं होता, सिर्फ ग्राफ की शेप उलट होती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइनें चंद बनाने की कोशिश की है कि फर्ज करें ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, अगर इसी को हम ट्रांसमिटेंस में ले लेना
तो ये कुछ इस तरह से शुरू होगा, ऐसे होके ये ऐसे होके, ठीक है, ये ऐसे आता आता, ये वाली जो पीक है कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, फिर ये जाके ये 470 वाली पीक आएगी, फिर ये वाली पीक आके तो ये ऐसे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बल्कि ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा ऐसे, सही है। तो ये उसका सिर्फ पीक्स जो सबसे ऊपर होती है वो सबसे नीचे आ जाती है ट्रांसमिटेंस में, तो इस तरह से उसमें उलट हो जाती है तरतीब, और कोई फर्क नहीं होता। जी क्लियर हुआ है? जी सर, मतलब ये भी हम मैक्सिमम रिस्पांस के सेंस में इसे भी यूज करें। हाँ, वो ट्रांसमिटेंस को भी मैक्सिमम वो उससे वो कोई फर्क नहीं होता कि वो मिनिमम, वो ट्रांसमिटेंस मिनिमम होती है ना, लेकिन अब्जॉर्बेंस तो मैक्सिमम ही होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है ना। कि हमने सिर्फ वो टर्मिनोलॉजी का फर्क डाला है ना, कि हम अब्जॉर्बेंस चेक कर रहे हैं या ट्रांसमिटेंस चेक कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तो एक ही है। ट्रांसमिटेंस तो क्या ट्रांसमिटेंस होती क्या है भला? जो लाइट सिस्टम या सैंपल में से आगे पास आउट हो पास हो जाती जाए। है अब ये रिमेनिंग। देखे ना, ये यहाँ से फर्ज करो इतनी लाइट आ रही है और बाकी एब्जॉर्ब होके इतनी सी रह गई है, ठीक है ना। फर्ज करें ये टोटल 10 थी और जो बाकी उसमें से गई है वो 5 है या वो 4 है, ठीक है। तो अब आप चाहे ये चेक कर लें कि निकली कितनी है 4, या आप ये चेक कर लें कि अब्जॉर्ब कितनी हुई है 6, ठीक है ना। तो वो एक ही बात है, प्रॉपर्टी एक ही आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। जितनी यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती जाएगी, ये 7 हो जाएगी तो ये 3 हो जाएगी, ठीक है। ये 8 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक चीज प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कहने एक ज्यादा और ये कम हो रही है, तो ये एक ही प्रॉपर्टी है बेसिकली, अब्जॉर्बेंस ही है, सही है ना। ओके सर। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए जी के ये ऑप्टिमाइजिंग द मेथड में, ये हमने एक छोटी सी एक उसकी मिसाल देखी कि ऑप्टिमाइजेशन में हमने करना क्या होता है, कि हमने एक बेस्ट कंडीशन फाइंड आउट करनी होती है। कई दफा आपने देखे ना, आप जो आपने एक पढ़ा हुआ उसमें बोना बरसाइकिल कहते हैं, उसमें इक्विलिब्रियम वाले में सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। उसमें आपने क्या किया था, आपने कहा जी कि हम उस पर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके वो वाली कंडीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं जहां पे प्रोडक्शन मैक्सिमम हो और कॉस्ट मिनिमम हो, टाइम कम लगे। तो आप वो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग का मतलब ये होता है, का मकसद ये होता है कि आपने किसी भी खास रिएक्शन के लिए, किसी खास एनालिसिस के लिए वो वाली कंडीशंस फाइंड आउट करनी है जहाँ पे आपका रिजल्ट सबसे अच्छे हो, रिस्पॉन्स सबसे अच्छा हो, और जो है ना वो अगर टाइम आप कम कर सकते हैं तो वो कम से कम हो, या आप जिन जिन चीजों को जो ना वो अपनी फेवर में लेके आ सकते हैं वो आप ले आए, ठीक है। अब ये है कि अब ऑप्टिमाइज आपने करना है, तो ऑप्टिमाइज करना कैसे है, ठीक है। ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं, उसके लिए हम सहारा लेते हैं रिस्पॉन्स सर्फेसिस का। रिस्पॉन्स सर्फेसिस क्या है बेसिकली? रिस्पॉन्स सर्फेसिस ग्राफ है, ठीक है। हम जो है ना वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ग्राफ ड्रॉ करते हैं रिस्पॉन्स के साथ, और चेक करते हैं कि किस फैक्टर को चेंज करने से रिस्पॉन्स सर पे रिस्पॉन्स सर्फेसिस क्या होती हैं। रिस्पॉन्स सर्फेसिस बेसिकली सिंपल एक प्लॉट होते हैं, ग्राफ होता है जिसमें हम जो है ना वो फैक्टर्स को रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं। मतलब जो है ना वो एक एक्सिस पे फैक्टर ले लेते हैं, एक एक्सिस पे रिस्पॉन्स ले लेते हैं। वो ग्राफ से हमें इजीली पता चल जाता है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि वो लैम्डा मैक्स वाला ग्राफ जो था वो एक रिस्पॉन्स सरफेस थी, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ में हमारे लिए डाटा को एनालाइज करना जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है। अब ये एक ग्राफ होता है, तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के होते हैं, सिंपल भी और बड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं रिस्पॉन्स सरफेस। यहाँ पे हम दो तरह के जो ना वो सिर्फ मैं करेंगे पढ़ेंगे जो हमारे से रिलेटेड है ज्यादा, या और भी होते हैं जो एडवांस में जाएंगे ज्यादा तो वो बड़ी मुश्किल है, वो हमें ये भी समझ आ जाए तो बड़ी बात है। एक तो वन फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस होता है। वन फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस का मतलब सिंपल एक ग्राफ है जिसमें आपने एक एक्सिस पे रिस्पॉन्स लिया हुआ है और एक एक्सिस पे फैक्टर लिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप देख रहे हैं कि फैक्टर को चेंज करने से रिस्पॉन्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो वन फैक्टर रिस्पॉन्स होता है ये एक स्ट्रेट या कर्व लाइन होती है। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जो पीछे आपने ग्राफ देखा था उसका ये वाला, ये एक कर्व्ड लाइन है, ये वन फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस है ये,
ये भी वन फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस है, ये भी वन फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस है, ठीक है। और इसमें हम इसकी एग्जांपल यही कैलिब्रेशन कर्व है, ठीक है। और इसका ये कैलिब्रेशन कर्व का जो ना वो आपको एक नजर आ रही है कि इसमें हमने अब्जॉर्बेंस ली हुई है एक एक्सिस पे और एक एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ली हुई है एनालाइट की, ठीक है। और अच्छा इसमें ना एक बात ये है कि इसमें वेवलेंथ कहाँ पे है, क्या वेवलेंथ इसमें वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट होगी सर। हाँ जाहिर है क्योंकि सर अगर वो कांस्टेंट ना हो तो फिर हमारी हाँ जो स्ट्रेट लाइन कर्व है वो तो हाँ जी, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट होगी तो ही जो है ना वो जाहिर है हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास फैक्टर ही एक है, ठीक है। तो एक फैक्टर का मतलब है कि अगर बाकी फैक्टर हैं भी तो वो यहाँ तो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ है ही फिर नहीं सिरे से वो, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो यहाँ पे बाकी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये था कि भाई जब आप वन फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस ले रहे हैं तो वन फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस का मतलब है कि सिर्फ वहां पे एक फैक्टर है और एक रिस्पॉन्स है, दो चीजें हैं। और उनमें आप ग्राफ ड्रा करते हैं, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व लाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो एक ड्रा की हुई है कैलिब्रेशन कर्व, इसको हम बोलते हैं। कैलिब्रेशन कर्व में हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं कंसंट्रेशन को, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने अब्जॉर्बेंस ली हुई है। यहाँ पे जो लैम्डा है वो कांस्टेंट होती है और वो हम लेते हैं लैम्डा मैक्स, जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट की थी। फर्ज करें उस लैम्डा मैक्स पे हम अब्जॉर्बेंस ले रहे हैं, अब लैम्डा मैक्स को हम चेंज नहीं कर रहे। मतलब फर्ज करें वो 471 नैनोमीटर थी, तो वो सारी सैंपल्स के लिए फर्ज करें आपने 5 सैंपल एनालाइज किए हैं। एक जीरो वाला है, जीरो वाला बेसिकली आपका सैंपल नहीं होता, वो तो वो होता है आपका जो मैट्रिक्स होता है, बाकी सारा कुछ ठीक है ब्लैंक होता है, ठीक है। उसके बाद ये सैंपल 1 2 3 4 5, इन पांचों एनालिसिस के वक्त आपकी लैम्डा मैक्स जो है वो 471 नैनोमीटर थी। आपने अब्जॉर्बेंस चेक की है तो आपके पास एक लीनियर रिस्पॉन्स आया। लीनियर रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन को हम कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। अच्छा ये इसको हम मैथमेटिकली इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी कहीं पे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स, ठीक है, m और ये x, ठीक है। x एक्सिस पे आपने कंसंट्रेशन ली हुई है और c जो है ना वो इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट आपको पता है ये है, यहाँ पे तकरीबन इंटरसेप्ट की वैल्यू उसने दी हुई है 0.008 के वो जो ओरिजिन से लेके जहाँ से स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है उस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। और उसके बाद फिर ये जो है वो स्लोप है m, ये स्लोप भी कांस्टेंट है थ्रू, और जहां से मर्जी स्लोप ले लें उसकी वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है। ये आपको पता है कि tan थीटा हम फाइंड आउट करते हैं, स्लोप की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू होती है tan थीटा के, ठीक है। कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसका हम एंगल थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये वन फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस है। इसकी दो मिसालें आपने पढ़ ली, एक तो कैलिब्रेशन कर्व और एक आपने इसकी एग्जांपल देख ली ये वाली कि हम वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे आ रहा है। इसमें हमने मैक्सिमम रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना था। कैलिब्रेशन कर्व का पर्पस कुछ और होता है। कैलिब्रेशन कर्व का पर्पस होता है कि हमने कोई अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है या हमने सिंपल चेक करना है कि कंसंट्रेशन चेंज करने से उस पे रिस्पॉन्स पे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन चेंज करने से रिस्पॉन्स पे फर्क पड़ रहा है और प्रोपोर्शनल, मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उतना ही रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो वन फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस जो सिंपल हमारे पास है, हमने कहा था जी एक ग्राफ होता है लीनियर, या कह लें कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें हम एक फैक्टर को देख रहे होते हैं और रिस्पॉन्स को देख रहे होते हैं कि बाय चेंजिंग वन फैक्टर हाउ रिस्पॉन्स इज अफेक्टेड, ठीक है। कि एक फैक्टर को आप चेंज करते हैं तो उससे रिस्पॉन्स या रिजल्ट या जो आपका आउटकम है वो कैसे चेंज होती है, ये हमने कल देखा था। अच्छा नेक्स्ट जो है ना वो टू फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस है। अच्छा बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्स सरफेस का, ये बड़ा स्टैटिस्टिकल सा कॉन्सेप्ट है जो आज हम स्पेशली पढ़ने चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल जो है ना वो एक पूरा एक टॉपिक है अलग से, एनी हो। तो टू फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस क्या है कि भाई हम दो फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं बारी बारी, और या एक को चेंज कर रहे हैं या एक को नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से भी। मिसाल के तौर पर आप कोई से भी जो है ना वो दो फैक्टर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते रहिए फैक्टर ए है, ठीक है, और फैक्टर बी है,
ठीक है, और आगे आप जो है ना रिस्पॉन्स देख रहे हैं। ठीक है, मसलन आप कहते हैं जी अगर ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू जो ना वो 1 हो तो रिस्पॉन्स क्या आता है जी, फर्ज कर जी रिस्पॉन्स 5 आता है। ठीक है, फिर आप कहते हैं अगर ए की वैल्यू 2 हो, बी की वैल्यू जो ना 1 हो तो रिस्पॉन्स क्या आता है, रिस्पॉन्स जी फर्ज करें जी वो 3 आ जाता है। ए की वैल्यू जो ना वो 1 हो, बी की वैल्यू 2 हो तो रिस्पॉन्स क्या आता है जी, 6 आ जाता है। मतलब ये है कि आप दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स को वेरी कर रहे हैं, उन दो फैक्टर्स को वेरी करने से रिजल्ट्स जो है ना वो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं रिस्पॉन्स। तो हमने बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन में आपने कल भी ये डिस्कस किया था कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम बेस्ट कंडीशंस फाइंड आउट करें जहां पे रिस्पॉन्स मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेसिकली इसका यही मकसद नहीं होता, रिस्पॉन्स मैक्सिमम हमारा पर्पस नहीं होता, इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखना चाह रहे हैं कि भाई दो मेथड हैं, एक मेथड में टाइम ज्यादा लगता है और अगर एक मेथड में टाइम कम लगता है। ठीक है, लेकिन एक मेथड की जो ना वो एक्यूरेसी ज्यादा है, एक की एक्यूरेसी कम है, तो हम कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम टाइम को दरमियान में ले आए तो हमारी एक्यूरेसी पे भी दरमियान में आ जाएगी, मतलब एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करें तो दूसरी चीज पे जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनको हम इनसे दे सकते हैं। बहरहाल तो जो टू फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस है ये एक 3 डायमेंशनल एक ग्राफ होता है हमारे पास, इसको 2 डायमेंशनल में भी डिवाइड जो ना वो हम कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको जो लेफ्ट पे नजर आ रहा है ये 3 डायमेंशनल है, इसमें फैक्टर ए को हमने एक एक्सिस पे लिया हुआ है, फैक्टर बी को दूसरे एक्सिस पे लिया हुआ। फॉर एग्जांपल अगर एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है तो एक जी एक्सिस पे जो ना वो हमने रिस्पॉन्स को लिया हुआ है, या अल्टरनेटिवली हम किसी को भी एक्स वाई जी कह लें। ठीक है ना, ए को एक्स कह लें, बी को जी कह लें और वाई को जो है रिस्पॉन्स को आप वाई एक्सिस पे ले लें। ठीक है, तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि भाई देखिए ना ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं कि जब वैल्यू जो थी इसकी ये यहाँ पे, ठीक है, ये इतना इतना चेंज आ रहा है वैल्यूज का, ये इस वैल्यू के लिए है। ठीक है, वो बेसिकली हम जो ना वो, अच्छा ये जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, मसलन ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है रिस्पॉन्स की वैल्यू है 0.5 ये वाली। ठीक है, ये 0.5 वैल्यू किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, एक तो ये कॉरेस्पॉन्ड कर रही है इस फैक्टर ए की इस वैल्यू को, दूसरा ये कॉरेस्पॉन्ड कर रही है फैक्टर बी की इस वैल्यू को। मतलब फैक्टर ए की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल फैक्टर ए की वैल्यू जो है वो 8 के लगभग हो, वो तकरीबन 7.5 से आगे 9 से पहले है, अगर 8 हो और इसकी वैल्यू अगर 2 हो तो रिस्पॉन्स हमारे पास आता है 0.5। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास ये 1 जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये 6 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और इधर से ये 4 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, कि अगर फैक्टर बी की वैल्यू 4 हो और फैक्टर ए की वैल्यू 6 हो तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है जी 1 का। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ये वाला है 1.5 पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इस वैल्यू को और इधर से ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इस वैल्यू को। ठीक है, तो इस इन दोनों वैल्यूज का रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है जी। हमारे पास एक कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें दो फैक्टर एक रिजल्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक मिसाल दिया है, टेम्परेचर है और फॉर एग्जाम्पल जो ना उस टेम्परेचर चेंज करने से जो है ना वो प्रिसीजन या एक्यूरेसी पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना, अगर आप टेम्परेचर हाई करते हैं तो जो है ना वो एक्यूरेसी जो होती है वो लो होती है, और अगर आप टेम्परेचर लो करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो है ना वो एक्यूरेसी जो है वो हाई होती है। लेकिन एक तीसरी चीज भी इन्वॉल्व हो रही है जो कि आपके टेस्ट की कॉस्ट है, प्राइस। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो ना वो कॉस्ट जो है वो लो है। ठीक है, लेकिन लो कास्ट का मतलब है कि एक्यूरेसी भी लो है, यहाँ पे कास्ट भी हाई है। ठीक है, तो अब आपने फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर और एक्यूरेसी की कौन सी कंडीशंस रखें कि हमारी प्राइस जो है वो एक ऑप्टिमम प्राइस हो। ऑप्टिमम का मतलब ये है कि हमें ना ज्यादा महंगा पड़े ना ज्यादा सस्ता पड़े। ठीक है ना, तो हम फर्ज करें, हम कहते हैं कि टेम्परेचर हम दरमियान में हाई फर्ज करें अगर 30 था और लो जो था वो फर्ज करें 10 था। ठीक है, और एक्यूरेसी जो है वो उसमें जो एरर है वो 0.1 था लो, और हाईएस्ट उसमें 0.3 था। ठीक है, तो हम दोनों में से दरमियान वाली कंडीशन चूज कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को 20 तक ले आए तो एक्यूरेसी 0.15 तक चली जाएगी या 0.2 तक चली जाएगी। तो हम दोनों पे कॉम्प्रोमाइज करके एक दरमियान वाली कंडीशन निकालते हैं जहाँ पे हमारी प्राइस भी जो है वो
एवरेज रेंज में होगी। ठीक है, तो ये सारा काम करने के लिए मतलब एक ऐसा मेथड है जिसके रिजल्ट को दो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि उस मेथड में से सबसे बेस्ट कंडीशंस क्या हैं दोनों फैक्टर्स के लिए, कि किस कंडीशन में फैक्टर ए की कौन सी वैल्यू होगी जहां पे बेस्ट रिजल्ट आएंगे, फैक्टर बी की वैल्यू कौन सी होगी जहां पे बेस्ट रिजल्ट आएंगे। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि फैक्टर बी की वैल्यू 0 से लेके 10 तक हो सकती है, फैक्टर ए की वैल्यू 0 से लेके 10 तक हो सकती है, फैक्टर ए की क्या वैल्यू रखें और फैक्टर बी की क्या वैल्यू रखें कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम आए। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में हमारा पर्पस यही होता है कि हमारा रिस्पॉन्स कहाँ पे मैक्सिमम हो किसी भी टेस्ट में या किसी भी मेथड में। ठीक है, तो उसके लिए हम ये टू फैक्टर रिस्पॉन्स सर्फेस को देख रहे हैं। और ये एक बात याद रखें कि ये कोई मैनुअल चीज नहीं है। ये जो आपको सामने ग्राफ नजर आ रहा है, दिस इज नॉट अ मैनुअल ग्राफ, ये सॉफ्टवेयर के जरिए बनता है और इसको सॉफ्टवेयर ही एनालाइज करता है कि कहाँ पे आपका रिस्पॉन्स ऑप्टिमम है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर जो है ना आप वैल्यूज देते हैं सॉफ्टवेयर को, फर्ज करें आपने टेम्परेचर की वैल्यूज दे दी, आपने उसको एक्यूरेसी की वैल्यूज दे दी, आपने प्राइस की वैल्यूज दे दी, आपने अपनी रेंज बता दी कि भाई हम इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं अफोर्ड कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम एक्यूरेसी अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते, रेंज दे देते हैं। वो आपको एक ऑप्टिमम कंडीशन दे देता है कि भाई इस कंडीशन में आप अगर इसको करवाएंगे तो हाँ जी बिल्कुल, दो फैक्टर वाले में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक फैक्टर कांस्टेंट होगा तो उसका तो इफेक्ट ही नहीं ना, वो तो फिर उसका इफेक्ट माइनस में चला गया ना, माइनस कह रहे हैं कि वो 0 हो गया। ठीक है, तो फिर तो एक ही फैक्टर जो ना वो उसको चेंज कर, जैसे मैंने कल वाली एग्जांपल दी थी ना, उसी में अगर मैं ऐड करूं, ये फायजा ने क्वेश्चन पूछा कि उसमें कोई कांस्टेंट तो नहीं होगा, नहीं जाहिर उसमें कोई कांस्टेंट नहीं होगा। कल जो हमने देखा था अब्जॉर्बेंस वाला, अब्जॉर्बेंस में हमने कहा था कि भाई ये ई है, ये सी है, ये एल है, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे, ठीक है, और लेंथ पे। जब हम आमतौर पे स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, हमारे पास लेंथ कांस्टेंट होती है, हमारे पास ये भी कांस्टेंट होता है, हम सिर्फ कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन को भी वेरी करें और लेंथ को भी वेरी करें और दोनों को वेरी करने से देखने की कोशिश करें कि किस कंसंट्रेशन पे और किस पाथ लेंथ पे अब्जॉर्बेंस मैक्सिमम आ रही है, तो वो हमने अगर कोई ऐसी कंसंट्रेशन और ऐसी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो हमारी होगी ऑप्टिमम कंडीशंस। ठीक है, इस एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी, वो मेरे ज़हन में नहीं रहा कि कल हमने ये बड़ी आसान सी एग्जांपल डिस्कस की है। ठीक है, मतलब आप ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई किस कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ठीक है, और आपके पास लेंथ की वैल्यू भी चेंज हो रही है, फर्ज करें 1 सेंटीमीटर है, 1.1 सेंटीमीटर है, 1.2 सेंटीमीटर है, 1.3 सेंटीमीटर है। तो आपने ये दोनों चेंज की और जाहिर है इन दोनों को चेंज करने से आपके पास रिजल्ट भी डिफरेंट आएंगे। अब देखिए जब आप दो सेट लेते हैं ना वैल्यूज के, मैं इसको थोड़ा आगे, एक मिनट ये आगे, हाँ मैं जरा एक और यहाँ पे इसको करता हूँ, इसको जरा देखिएगा। मैं सिर्फ जो ना वो दो वैल्यूज फर्क करें, आपके पास ये कंसंट्रेशन है और ये लेंथ है और आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है एब्जॉर्बेंस का। कंसंट्रेशन के आपके पास है तीन वैल्यूज, दो वैल्यूज हैं, 0.1, 0.2, ठीक है, और आपके पास लेंथ की भी दो वैल्यूज हैं, 1 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहली दफा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे 0.1 का 1 सेंटीमीटर के साथ, फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे 0.1 का 1.1 सेंटीमीटर के साथ, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे आप 0.2 का 1 सेंटीमीटर के साथ। मतलब इसकी दोनों कंडीशंस का, इसकी दोनों कंडीशन के साथ हमने एक्सपेरिमेंट करवाना। हमारे टोटल एक्सपेरिमेंट होंगे 4 एक्सपेरिमेंट में आपके पास रिजल्ट आएगा 1, 2, 3, 4, जो भी अब्जॉर्बेंस के रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपने इन चारों रिजल्ट्स में से देखना है कि किस कंडीशन में सबसे बेहतरीन रिजल्ट आया है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको बच्चे कि हमने 0.1 कंसंट्रेशन रख के लेंथ रखी है 1, फिर हमने 0.1 रख के कंसंट्रेशन रख के लेंथ रखी है 1.1। दूसरी दफा हमने क्या किया
कि 0.2 का हमने 1.1 पे एनालिसिस किया और 0.2 का हमने 1 पे एनालिसिस किया, जिसके नतीजे में हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं और इनमें से हमने देखना है कि सबसे अच्छा अब्जॉर्बेंस का रिस्पॉन्स कहाँ पे आया है। जहां पे सबसे फर्ज करें आप कहते हैं कि ये 2 वाला रिस्पॉन्स जो था ना ये सबसे अच्छा था, तो ये आपकी होगी ऑप्टिमम कंडीशंस। ऑप्टिमम कंडीशन से क्या मुराद होगा कि अगर आप कंसंट्रेशन 0.2 लें और लेंथ 1.1 लें तो आपके पास अब्जॉर्बेंस आएगी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिमम रिस्पॉन्स होगा। ये बात समझ आई है? जी सर आ गई है। मुनीब या वहीद? जी सर ठीक है। गुस्सा जरा ना मुनीब तो गुस्सा ना कहना ना कि ठीक है मैनू। नहीं सर जी ठीक है, क्या हो अच्छा गया, पर आप हाँ गुस्सा कर सकते हैं। वहीद, वहीद ये पॉइंट समझ आया? वो नया से नहान गया। अच्छा जी, चले बहरहाल, तो बात ये है कि जब हमारे पास अब होता ही है कि आपके पास दो फैक्टर्स थे और दोनों की सिर्फ हमने दो दो वैल्यूज ली हैं, तो आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिनमें से आपने देखा कि भाई ये कौन सा ऑप्टिमम है। अब एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास वैल्यूज हमेशा दो दो नहीं होंगी। देखें, होता ही है कि आपके पास जो ना वो इतने 2n फार्मूले के तहत आपके पास जो ना वो वैल्यूज आती हैं कि जो अगर आपके पास फर्ज करें दो थे फैक्टर और दोनों की दो दो वैल्यूज थी, तो आपके पास जो ना वो एक्सपेरिमेंट आए 4। अगर आप साथ साथ वैल्यूज कर लेते हैं तो वो जो ना वो बात जो ना वो 128 के कहाँ तक चली जाएगी। तो वो एक्सपेरिमेंट की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ती है। इतने बड़े डाटा सेट को जब हमने एनालाइज करना होता है तो हम मैनुअली, तो जाहिर है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम उसको जो है वो लेके जाते हैं सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर में उसको हम क्या करते हैं जी, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर रिस्पॉन्स सर्फेस का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड